सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैंने उस दिन लाइव क्लास में आपको ये चैप्टर भी पढ़ा दिया था जो बच्चे लाइव क्लास में थे, लेकिन कई बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी तो उनका ये चैप्टर रह गया था, तो इसलिए मैं दोबारा से इसकी वीडियो बना रही हूँ। जिसने ये लेसन नहीं पढ़ा है वीडियो में देख लेना और अपनी बुक में से भी इसको रीड करना, ठीक है। तो छोटा जादूगर, पाठ का नाम है छोटा जादूगर। इस पाठ में समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। पिता की अनुपस्थिति में एक असहाय बालक अपनी कलाकारी दिखाकर जिस प्रकार जीविकोपार्जन करता है वह हमारे मन को झकझोर देता है। जीविकोपार्जन करना मतलब अपनी जीविका चलाना, अपना और अपनी माँ का पेट भरना। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद क्या होता है बच्चों? कलनाद का अर्थ होता है मधुर आवाज, ठीक है। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। ये कवि कह रहा है, कवि अपने बारे में जो राइटर है इसका वो बता रहा है कि मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद मतलब वो परेशान था, दुखी था, ठीक है। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना निशाना लगाना मालूम है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। इससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में किसी भी तरह की कोई बनावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम वहाँ गए थे? नहीं, मैं वहाँ न जा सका। टिकट लगता है, क्योंकि वहाँ जाने में पैसे देने पड़ते हैं और टिकट लगता है। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज की तुम ही मित्र रहे। उसने उसको अपना मित्र मान लिया। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। उसने कहा ठीक है। मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। मतलब इतनी भीड़ थी कि सर्दियों में भी ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी हो रही हो, इतने ज्यादा लोग थे। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में मैंने पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी, उसने कहा। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया? बाबूजी तो जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार मतलब जैसे किसी ने उसका अपमान किया हो। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य का अर्थ है दवाई। पथ्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? दवाई, ठीक है। मुझे शरबत पिलाने के बजाय आपने मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। उसने आगे बताया। कहाँ नहीं गए? तो जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। उसने तेज सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र मतलब बेचैन हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता है। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाले नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। जैसे मेले में होता है ना कि निशाना लगाओ और जिस पे निशाना लगेगा वो खिलौना आपका, तो ऐसे उसने 12 खिलौने जीत लिए। लेकिन उठाता कैसे? उसने कुछ तो मेरे रुमाल में और कुछ अपनी जेबों में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया, मतलब वहां से निकल गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। उसने सोचा कि इसने मेरे को धोखा दिया है। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा।
झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आता देखने लगा। अकस्मात यानी अचानक ही किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। ठीक है, यहाँ तक ये मेले वाला सीन खत्म हो गया। अब आगे कलकत्ता। कोलकाता में के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था, मतलब चाय पानी पी रहे थे। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तभी श्रीमती ने कहा, मतलब उनकी पत्नी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन ही बहले। उसने कहा, अच्छे समय पे आए हो, हमारा भी मन बहलाओ। मैं चुप हो गया। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। अब उसने खेल दिखाना शुरू किया। उसके पास जो खिलौने थे उनसे। उस दिन जो कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर हुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। लड़का बोल बोल के सारी बातें बता रहा था। सभी हंसते हंसते, बीच में मजाक भी कर रहा था, सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इससे ही मेरी आजीविका है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर गाड़ी से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। बार बार उसको छोटे जादूगर की याद आ रही थी। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर गाड़ी रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ बड़ा। अब ये वाला भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगली जगह की बात हो रही है। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय पर पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ है, मतलब वह खेल दिखा रहा है। मैं मोटर गाड़ी रोककर उतर गया। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जितनी उत्सुकता से जितनी प्रसन्नता से वह खेल दिखाता था, उस दिन उसकी वाणी में उतनी प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, कोशिश कर रहा था, तब वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हो, मतलब कि वो अंदर से अंदर रो रहा हो। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा, जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, जैसे उसमें कोई स्फूर्ति आ गई हो, ताकत आ गई हो। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो उसने बताया, माँ ने कहा था कि आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी गलती भूल मालूम हुई। उसने झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल रहा था, मतलब कि स्त्री के मुंह से तब तक प्राण निकल चुके थे। उसके दुर्बल हाथ उठकर नीचे गिर गए थे।
जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, हैरान था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू था चारों ओर नृत्य करने लगा। मतलब उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, उसे लगा कि पूरा संसार ही एक जादू का खेल है, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको दोबारा से पढ़नी है जिसने नहीं पढ़ी है। इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के महान कहानीकार व कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता पर उनका समान अधिकार था। उनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी कृति कामायनी है। आंसू, लहर, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, तितली आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं। उनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था। ठीक है बच्चों, आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। इसके जो कठिन शब्द आपको लगे वो आपको रफ कॉपी में लिखने हैं और कवि का जीवन परिचय करना है। बाकी जो काम है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना काम करके आपको कल शाम 3 बजे तक सबमिट करना है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।